दुनिया के अंत की शुरुआत हो चुकी है। अंटार्कटिका में माइक्रोप्लास्टिक की बरसात हुई है। माइक्रो यानी छोटा और प्लास्टिक कितना खतरनाक है ये तो आप जानते ही हो। हाल ही में की गई एक रिसर्च में पाया गया है कि अंटार्कटिका में हुए ताज़ा बर्फबारी में माइक्रोप्लास्टिक के कण मिले हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो, नेचर की फीडबैक साइकिल एक्टिवेट हो चुकी है। फीडबैक यानी प्रतिसाद, जो आप प्रकृति को दे रहे हो उसका रिटर्न गिफ्ट मिलना शुरू हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसी कई सारी समस्याओं को हमने आज तक बहुत नज़रअंदाज कर दिया है। इसका नतीजा आज हम सब भुगत रहे हैं। हीट वेव, हैवी रेनफॉल, ये समस्याएं कई हद तक बढ़ गई है, जिस पर रोक लगाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। ये सब क्या है? नेचर के फीडबैक साइकिल का ही तो नतीजा है। आज ताज़ा बर्फ में मिली माइक्रोप्लास्टिक हमारी वजह से हुए पॉल्यूशन का ही तो नतीजा है। पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि जिस जगह इंसान रहता तक नहीं है उस जगह आज प्लास्टिक की बर्फ गिर रही है। जरा सोचिए, इसका नतीजा हम सबके भविष्य के लिए कितना भयंकर साबित हो सकता है। समंदर में से तो भर भर के प्लास्टिक निकल रही है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन उसे निकाल रही है ताकि समंदर साफ रहे, मगर कितना निकालोगे? समंदर के तल, जिसे हम ओशन फ्लोर कहते हैं, वह तक माइक्रोप्लास्टिक पहुंच गई है, जिसका नतीजा मरीन इकोसिस्टम पूरे खतरे में है। पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि इस इकोसिस्टम को सांस लेना भी कठिन होने लगा है। कई सारी दुर्मिल प्रजातियां नष्ट होने लगी है। ऐसे में पहली बार बर्फ में पाए गए माइक्रोप्लास्टिक ने अब खतरे को और भी बढ़ा दिया है। आइए देखते हैं प्लास्टिक कितने फॉर्म की होती है। एक होती है मेगा प्लास्टिक, जो 10 सेंटीमीटर से बड़ी जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि प्लास्टिक की बैग्स, बॉटल्स या बाउल्स, ये सब इस कैटेगरी में आती है। दूसरी होती है मैक्रो प्लास्टिक, जिसकी साइज 20 mm यानी कि 2 सेंटीमीटर से बड़ी होती है। तीसरी आती है मेसो, जिसकी साइज 1 से 2 सेंटीमीटर तक होती है, जैसे कि कुछ खिलौनों में या फिर ज्वेलरीज में यूज होने वाले प्लास्टिक बीड्स इसी कैटेगरी में आते हैं। और माइक्रो प्लास्टिक, जिसकी साइज 5 mm से भी कम होती है। आपने कॉस्मेटिक्स में देखा होगा, फेस स्क्रब में पहले कंपनियां प्लास्टिक पार्टिकल्स का इस्तेमाल करती थी और यही पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते थे, वह बहते बहते समंदर तक पहुंच जाते थे। हालांकि अक्टूबर 2017 से माइक्रो बीड्स की यूज पर बैन लाया गया है, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ है 2020 से, मगर तब तक ये माइक्रो पार्टिकल समंदर के तल तक पहुंच गए थे, जिससे मरीन लाइफ खतरे में आ गई है। 2019 की एक स्टडी में पाया गया है कि स्विस एल्प्स के पर्वतों पर भी माइक्रो प्लास्टिक के अगणित पार्टिकल्स मिले हैं, जो धूल और मिट्टी की तरह हवा में उड़कर पर्वतों पर आ गिरे हैं, ऐसा रिसर्चर्स का कहना है। माइक्रो प्लास्टिक कैसे और कहां से आता है, ये सवाल तो आप सबके दिमाग में आया ही होगा। एक होती है प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक, जो कि कमर्शियल यूज में आती है, जैसे कि टेक्सटाइल में नायलॉन, कॉस्मेटिक्स में स्क्रब्स के बीड्स या प्लास्टिक पैलेट्स, नूडल्स। ये सब कमर्शियल या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होने वाली प्लास्टिक प्राइमरी प्लास्टिक कहलाती है। और दूसरी होती है सेकेंडरी प्लास्टिक। ये डिग्रेडेशन यानी कि बड़े प्लास्टिक वेस्ट से आती है, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स, फिशिंग नेट्स, माइक्रोवेव कंटेनर्स या टायर जैसे बहुत सारी प्लास्टिक की चीजें जब समय के साथ धीरे धीरे बारीक टुकड़ों में बिखर जाती है तो वो होती है सेकेंडरी प्लास्टिक वेस्ट। गहरे समुद्र तल और ऊंचे पर्वतों पर माइक्रोप्लास्टिक का खतरा पहले से ही मंडरा रहा है, लेकिन पहली बार ताजा गिरी बर्फ में मिले माइक्रोप्लास्टिक से रिसर्चर्स भी हैरान है। ये माइक्रोप्लास्टिक अंटार्कटिका की इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। न्यूजीलैंड कैंटरबरी यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्टूडेंट एलेक्स एव्स ने अंटार्कटिका के रॉस आइलैंड क्षेत्र में 19 जगहों से बर्फ के नमूने टेस्टिंग के लिए एकत्रित किए और एग्जामिनेशन में पाया गया कि सभी में माइक्रोप्लास्टिक है। प्लास्टिक के 13 अलग अलग प्रकार है, लेकिन
अंटार्कटिका में मिले हुए माइक्रोप्लास्टिक में पीईटी का लगभग 80% हिस्सा है। पीईटी का व्यापक रूप से नायलॉन और प्लास्टिक की बोतलों में ज्यादा इस्तेमाल होता है। 1 लीटर पिघली हुई बर्फ से औसत 29 प्लास्टिक कण पाए गए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कम घनत्व और हल्के वजन के कारण इन प्लास्टिक कणों ने हवा के माध्यम से 6000 किलोमीटर की दूरी पार करके बर्फ के माध्यम से यहाँ आकर बरसे हैं। हालांकि कुछ संशोधनकर्ता ने बताया है कि अंटार्कटिका में कुछ लोग रिसर्च के लिए जाते हैं तो यह मानव उपस्थिति ने बनाया हुआ माइक्रोप्लास्टिक फुटप्रिंट है। कुछ हद तक उनका कहना सच है। ऐसे देखा जाए तो अध्ययन उद्देश्य हेतु बहुत स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स अंटार्कटिका में जाते हैं। वह रहने हेतु वहाँ टेंट, फिशिंग नेट, फूड पैकेट्स, पानी की बोतलों का इस्तेमाल करते हैं और जाने अनजाने में उस प्लास्टिक के कचरे को वहीं छोड़कर जाते हैं, जिससे प्लास्टिक पोल्यूशन होता है। अब प्लास्टिक तो डिसॉल्व होता नहीं है तो परिणाम स्वरूप धूप और समय के साथ वह छोटे छोटे कणों में टूटकर माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है। वैज्ञानिकों को यह खोज परेशान क्यों कर रही है? इसका सबसे पहला कारण यह है कि अंटार्कटिका एक ऐसा प्रदेश है जहां कोई मानव जाति का वास्तव्य नहीं है। ऐसी जगह तक माइक्रोप्लास्टिक पहुंच गया है, यानी हमारे फायदे के लिए हम प्रकृति का कितना नुकसान कर रहे हैं। देख रहे हो ना, अब ये बर्फ से गिरी माइक्रोप्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल तो नहीं है, यानी वो अब उसी बर्फ में रहेगी और वहाँ के इकोसिस्टम का नुकसान करेगी। पेंगुइन, पोलर बियर, सील, ये सब उस इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके खाने पीने के माध्यम से यह प्लास्टिक उनके शरीर में चली जाएगी और इससे उनकी प्रजाति खतरे में आ सकती है। ज़ूप्लैंक्टन जैसे सूक्ष्म जीवों से लेकर किंग पेंगुइन्स जैसे बड़े शिकारी इस माइक्रोप्लास्टिक से बाधित हो सकते हैं और साथ ही साथ पूरी की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा रिसर्च में पाया गया है कि माइक्रोप्लास्टिक केवल जमीन और पानी में ही नहीं है बल्कि हवा में भी है। जब बर्फ हवा के माध्यम से नीचे आती है तब वो अपने साथ धूल, मिट्टी और इन्हीं प्लास्टिक कणों को भी साथ लेकर आती है। इसको स्कैवेंजिंग कहा जाता है और वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक महत्वपूर्ण कारण है जिससे माइक्रोप्लास्टिक आगे भूमि और पानी को प्रदूषित करती है। और एक डर ये है कि यह माइक्रोप्लास्टिक बर्फ, बारिश और हवा के द्वारा मनुष्य और वन्य जीवों के शरीर में प्रवेश करता है तो उससे सांस लेने में भी तकलीफ होने की संभावना है। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की चपेट में हम सब आ चुके हैं, मगर माइक्रोप्लास्टिक यह संकट को और बदतर बना सकता है। कैसे? देखिए, एक होता है लाइट कलर का प्लास्टिक और एक होता है डार्क कलर का प्लास्टिक। अब जो डार्क कलर का प्लास्टिक है वो सूर्य प्रकाश को ज्यादा एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। नतीजा, वह अपने अंदर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करके रखता है। और बुरी खबर ये है कि अंटार्कटिका में गिरे बर्फ के जो सैंपल्स कलेक्ट किए थे उसमें यही डार्क कलर के माइक्रोप्लास्टिक का प्रमाण 55% तक था। जरा सोचिए, यह डार्क कलर का प्लास्टिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज्यादा हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखेगा और इससे बर्फ पिघलने लगेगी। अगर इस पर तुरंत एक्शन नहीं ली गई तो ये बर्फ की तेजी से पिघलने का एक और नया कारण बन सकता है। पहले से ही धरती को चढ़े ग्लोबल वार्मिंग के बुखार से अंटार्कटिका बीमार है। डूम्सडे ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार 5500 साल में सबसे ज्यादा हो चुकी है। अब इस माइक्रोप्लास्टिक की वजह से यह संकट दुगना तो नहीं होगा। डूम्सडे ग्लेशियर जो पिघल गया तो महाप्रलय आ सकता है और दुनिया के अंत को कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बारे में और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए अलविदा।